हेलो स्टूडेंट्स, आइए तो हम शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के रिवीजन के साथ में। छोटा सा रिवीजन डाल रहे हैं, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर अप करने के पर्पज से बनाया गया ये वीडियो, बट छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आप रूटीन के बेसिस पर इसे रिटेन कर पाएँ। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी की, और इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर सबसे पहला ही पॉइंट क्या आता है हमारे लिए, दैट इज चार्जिंग सेक्शन 15। बेटे मैं बार बार हर बार बारंबार क्लास में एक ही चीज समझाता आया हूँ आपको। चार्जिंग सेक्शन जो है वो ये बताता है हमारे को कि जी हाँ, इस हेड में कौन से इनकम टैक्सेबल होगी और कब टैक्सेबल होगी। अगर मैं बेहद आसान तरीके से बात करूँ, कोई घुमा फिरा के बात नहीं, तो सिंपल है। यहाँ इस हेड के अंदर इनकम कब टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इनकम यहाँ टैक्सेबल नहीं होगी, और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली इनकम यहीं पर ही टैक्सेबल होने वाली है। कोई मुश्किल बात ही नहीं है। ठीक है सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे को यहाँ बता रखा था। और अगर बोला जाए कि किस पर्पस के लिए, यस, इनकम इनकम के लिए बोल रखा है बहुत आसान तरीके से। सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तो ही इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं। सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या भाई, क्या? तो बोल रहे हैं सिंपल, पेयर पेयर जो है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, पेई जो है वो एम्प्लॉई होना चाहिए। पेयर पेयर मस्ट बी एम्प्लॉयर और पेई मस्ट बी, पेई मतलब रेसिपिएंट, जिसको सैलरी मिल रही है। सर, एक, दो, तीन जो प्राइमा फेसाई देखने में ऐसा लगता है कि ओहो ये तो सैलरी ही है, लेकिन वो सैलरी सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी साहब। कौन सी है? सर, पार्टनर्स का रेम्युनरेशन या पार्टनर की सैलरी बोल दो। सर, सैलरी टू एमपीज एंड एमएलएस बोल दीजिए, एंड डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन बोल दीजिए। पार्टनर का रेम्युनरेशन, पार्टनर का सुन लेना ध्यान से, पार्टनर का जो रेम्युनरेशन है, पार्टनर की जो सैलरी है पीजीबीपी में जाने वाली है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 28, एंड सैलरी टू एमपीज एंड एमएलएज और डायरेक्टर्स का जो रेम्युनरेशन है वो, ये दोनों चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होने वाली हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सिंपल सा और आसान सी बात, तो क्या बोल दिया है अपने को, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करती है। सर, क्या चीज क्या मैटर नहीं करती है? अरे भैया टर्म्स। सर, फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, दोनों के दोनों यहीं पर ही टैक्सेबल होंगे। तो इसका मतलब इट इज टोटली इररेलेवेंट कि हमारा टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल टाइम है तो भी और अगर पार्ट टाइम है तो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ठीक है, तो सैलरी है, मतलब मैं तो सिंपल कहूंगा जी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है वो इसी हेड में टैक्सेबल होगा और कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो पार्ट टाइम के लिए हो, चाहे फुल टाइम के लिए हो, चाहे कैसे भी टाइम के लिए हो। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कब सैलरी टैक्सेबल होगी? तो इस हेड में सैलरी जो टैक्सेबल होती है, सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर बेसिस। क्लियर है बात? सर, ये तो जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं, फटाफट आप आगे चलो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अक्रूड सैलरी, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड सैलरी जो 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 ड्यू हो चुकी है लेकिन रिसीव्ड नहीं हुई है। सर, ड्यू हो गई ना, तो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल कर दो ना, खत्म बात। तो जिस साल में ड्यू होगी उसी साल में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो एक्चुअली बिकम ड्यू उसी साल में टैक्सेबल कर दीजिएगा। सर, एडवांस सैलरी, व्हाट अबाउट एडवांस सैलरी? एडवांस सैलरी की अगर बात करता हूं तो बोल रहे हैं रिसीव तो हो गई लेकिन अभी तक भी ड्यू नहीं हुई है। रिसीव्ड हो गई लेकिन ड्यू नहीं हुई है, तो टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। और एक है अरियर्स ऑफ सैलरी, एक कॉन्सेप्ट है ये, अरियर्स ऑफ सैलरी। ये अरियर्स ऑफ सैलरी क्या है सर? सैलरी जो ना तो ड्यू हुई ना कभी रिसीव्ड हुई, हाँ, लेकिन रिलेट करती है अर्लियर ईयर्स से, पुराने पुराने किसी साल से रिलेट करती है, तो इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल, है ना, टैक्सेबल व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड। तो ये रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होगी, ये चीज याद रखिएगा।
चलते हैं आगे। एक कॉन्सेप्ट और है जिसको बोला गया है एडवांस अगेंस्ट सैलरी। यार एडवांस अगेंस्ट सैलरी टू बी ट्रीटेड एज अ लोन। और याद रखिएगा बेटे, पूरे इनकम टैक्स में लोन कहीं पे भी टैक्सेबल नहीं होने वाला है। और तुमने हाउसिंग लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, इनकम हो गई क्या तुमको? ना बबुआ ना, नहीं। क्या बात समझ में आ गई? तो लोन टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर, बातें इतनी सी क्लियर हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा जी साहब, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं सर ट्रीटमेंट। किस बात का ट्रीटमेंट है साहब? सर ट्रीटमेंट ऑफ सरेंडर ऑफ सैलरी एंड सैलरी विच कंट्रीब्यूटेड टू सीजी। एक है सरेंडर, सरेंडर ऑफ सैलरी। सर व्हाट इज सरेंडर ऑफ सैलरी? या कुछ मुश्किल नहीं है यार। सरेंडर ऑफ सैलरी जो है वो ऐसा पोर्शन सैलरी का ऐसा पार्ट है जो आपने किसको कंट्रीब्यूट कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये क्या रहेगा? फुल्ली एग्जम्प्टेड। मान लो जी साहब, मेरे को पूरे साल में 1,20,000 रुपए की सैलरी मिली है। कितने की मिली है बेटे? सर 1,20,000 रुपयों की सैलरी मिली है। मेरा मन पसीज गया, मैंने सरकार को कोई भी किसी भी रीजन से मैं डोनेट कर सकता हूँ। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन गिवन इन द इनकम टैक्स कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों अपनी इनकम त्याग दी। अरे मेरी मर्जी है यार, मेरी इनकम दे दूं दे दूं, क्यों रे मित्रों, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सर 1,20,000 में से 20,000 की सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। ये 20,000 डोनेटेड टू दी सीजी। तो टैक्सेबल जो होगी, टैक्सेबल इनकम, वो सैलरी होगी 1,00,000 रुपयों की। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, फिर से बताओ। ये फोरगोइंग ऑफ सैलरी क्या चीज है बेटे? फोरगोइंग ऑफ सैलरी बोल रहे अदर देन सीजी। when you contributed your salary, you donated your salary to any person other than, to any other than CG, CG को छोड़ करके। तो अगर ये फोरगॉन आपने किया है बिफोर, बिफोर सैलरी बिकम ड्यू, सैलरी के ड्यू होने से पहले, तो सच पोर्शन विल बी एग्जम्प्टेड। ठीक है, वो पोर्शन एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट इफ फोरगॉन आफ्टर सैलरी ड्यू, लेकिन आपने फोरगॉन किया है सैलरी ड्यू होने के बाद, तो नथिंग, नथिंग शेल बी एग्जम्प्टेड। उसकी फिर आपको एग्जम्पशन नहीं मिलनी होनी है। ठीक है, चलिए तो साहब आगे की बात करें सर। आगे क्या है बेटे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं। थर्ड नंबर पे बोल रहे हैं बेसिक सैलरी। सैलरी वो कंप्यूटेशन नहीं समझा रहा हूँ यार, ये तो सब आपके पास बना हुआ है साहब। क्लास में इतना इतना बोलते रहते हैं आपको, लेकिन आप मानते तो हो नहीं, तब तो सुनते नहीं हो। तो अब रिवीजन की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, मैंने एक बात सिंपल बोली आपको। क्या सबसे पहले बेसिक सैलरी आने वाली है कंप्यूटेशन के रेस्पेक्ट में? बेसिक सैलरी भैया क्या क्या हो सकती है? आप याद करो, याद करो सर। सिंपल, सिंपल, हाँ हाँ सिंपल। सादा सैलरी क्या थी? सिंपल। सर सिंपल के केस में तो बहुत ही सिंपल बात थी। अरे तो क्या थी, तो ये तो बताओ सर। सिंपल के केस में इतनी सी बात लिख करके दी हुई थी, जैसे 10,000 रुपीज पर मंथ एंड ज्वाइनिंग की डेट दे दी है। अगर 12 महीने काम किया तो 12 से मल्टीप्लाई, 10 महीने काम किया तो 10 महीने, 7 महीने तो 7 महीने, 11 महीने तो 11 महीने। सिर्फ दिमाग मत खराब करो, समझ में आ गई बात? 10,000 पर मंथ, ठीक है, सिंपल सादा सी सैलरी, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें इंक्रीमेंट दे दे, बोले कि सब पहले अप्रैल में जून जुलाई, जुलाई तक इसकी सैलरी 10,000 रुपये चल रही थी, एंड फ्रॉम 1 अगस्त उसकी सैलरी 2,000 रुपीज से बढ़ जाएगी तो 12,000 हो जाएगी। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने 10,000, और बाकी के 8 महीने, 8 महीने 12,000। सिंपल। नहीं, तो वो सिंपल तो है, लेकिन सिंपल के साथ में, सिंपल के साथ में क्या जोड़ दिया गया है जी बेटे? इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे क्या है? ये है ग्रेड पे या पे स्केल, सिंपल है। तो ग्रेड पे में क्या था, वो ध्यान है क्या आपको? ऐसे लिखते थे 10,000 डैश, 500 डैश, है ना? कुछ भी ले लो जी, 16,000 डैश, है ना? 1,000 डैश, 20,000, जो कुछ भी है, XYZ। ये क्या है?
पहले साल 10,000 चलेगी, फिर 500 रुपये बढ़ जाएगी, 10,500 चलेगी पूरे एक साल, फिर उसके बाद 11,000 हो जाएगी, फिर 11,500, फिर 12, फिर 12,500, फिर 13,500, फिर सर बढ़ती जाएगी। सर 12 के बाद 13,500, अरे भाई 13, 13,500, 14, है ना, बढ़ती रहेगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि 16 नहीं हो जाती। 16 जैसे ही पहुंच गए तो उसके बाद बढ़ेगी आपकी सैलरी कितनी, बाय 1,000 रुपीज, 1,000 रुपये से बढ़ेगी। और तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि 20,000 नहीं हो जाती है। ठीक है, 20,000 नहीं हो जाती तब तक ही बढ़ती रहेगी। सर फिर आफ्टर 20 के बाद, अरे भैया उसको इस ग्रेड पे से हटा के दूसरे ग्रेड पे में डाल देंगे, क्या मुश्किल है। सर इनमें भी दो सिचुएशंस थी ना। हाँ, एक क्या था, एक तो सेम मंथ में ड्यू हो, अगर सेम मंथ में ड्यू हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, अप्रैल से लेकर के और मार्च तक, यानी क्या, हाँ हाँ। और सर इसके केस में ड्यू इन दी नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ है तो भैया कहां से कहां तक लिया था, मार्च से फैब तक कैलकुलेट करना था। ठीक है, मार्च टू फैब, दीज आर दी शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर बात। तो ये मैंने आपको समझा रखी थी, कोई मुश्किल बात नहीं है तब। ठीक है, वापस से आएंगे। नेक्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन सर, नेक्स्ट नेक्स्ट है अलाउंसेस। किसकी बात कर रहे हैं, अलाउंसेस के लिए चर्चा कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी अलाउंसेस। ठीक है सर, अलाउंसेस बता दो फटाफट फटाफट से क्या क्या है हमारे पास। देखिए, अलाउंसेस की अगर बात करता हूं तो अलाउंसेस में सबसे पहले दे दिया है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, यहाँ मैं इसको सिंपल वर्जन बोलूंगा, यहाँ एक्सेट्रा। ठीक है, मैं लिमिट नहीं बता सकता भैया कौन कौन से क्या क्या है क्या नहीं है। सर तो बता दो ना फिर जरा फटाफट फटाफट से क्या क्या। देखो, डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, टिफिन अलाउंस, लंच अलाउंस, ओवर टाइम, टेलीफोन, डेपुटेशन, वार्डनशिप, रूरल एरिया अलाउंस, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, दीज आर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस बोथ द रिजिमेस। ठीक है भैया, सैलरी में रिजिमे में लेकर के जो कंफ्यूजन है वो अलाउंसेस के लिए ही तो है मेनली। तो यहां पे मैं कहूं फुल्ली टैक्सेबल इन बोथ दी रिजिमेस। रिजीम्स बोल लो, रिजिमे बोल लो, ठीक है यार, एक ही बात है। सर किसकी बात कर रहे हो अब चर्चा होने जा रही है फुल्ली एग्जम्प्टेड, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस के लिए। सर फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस की बात करो तो क्या है, फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस की बात करो तो क्या है, सिंपल है जी साहब। फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस में क्या क्या बोल दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। मैं बोल रहा हूँ अलाउंसेस पेड टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड, किसके, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अलाउंसेस पेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ यूएनओ, अलाउंसेस पेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु अपॉइंटेड आउटसाइड इंडिया, यानी एम्बेसडर्स, है ना, एम्बेसीज में काम करने वाले लोग हैं, या फिर ऑफिशियल अलाउंसेस हैं। ऑफिशियल अलाउंसेस में जैसे हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, जिसे एकेडमिक अलाउंस भी बोलते हैं। ये तीन पे मैंने ब्रेक कर दिया है। क्यों कर दिया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है साहब, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख के दी हुई है। सर क्या इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, तो लो देखो जरा क्या इंपॉर्टेंट है। These allowances are exempted when employee opted old tax regime में। जितने भी अलाउंसेस पड़े ना, ये तभी एग्जम्प्ट होंगे जब आपने ओल्ड करे हैं, यानी न्यू टैक्स रिजिम में तो ये क्या हो जाएंगे, फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल। ये फुल्ली टैक्सेबल होने वाले हैं। किस केस में, जी बेटे, किस केस में, हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि हमारे पास ये ओल्ड रिजिम में है तो एग्जम्प्ट, न्यू में है तो फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन क्या, ट्रेवलिंग अलाउंस, है ना, किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस,
ये जो एग्जम्पशन मिलेगी ये किस में मिलेगी? फुल्ली एग्जम्प्टेड है बोथ रिजीम्स में, ठीक है, बोथ दी रिजीम्स में ये क्या होने वाले हैं? फुल्ली फुल्ली एग्जम्प्टेड। क्लियर है बात? फुल्ली एग्जम्प्टेड रहने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ऑफिशियल अलाउंसेस ये जो 6 हैं, इनमें एक खास बात आपको याद रखने की क्या थी सर? यही थी कि ये ऑफिशियल पर्पस के लिए ही खर्च होने चाहिए। अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च नहीं हुए हैं, अगर ये ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च नहीं हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे? पोर्शन जो आपने इनकर किया हो किस पर्पस के लिए, जल्दी बोल दीजिएगा सर? पर्सनल पर्पस के लिए, और नॉट स्पेंट यानी कि आपने सेव कर लिए हैं, बचा लिए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल। उतना पोर्शन जितना आपने बचा लिया या उतना पोर्शन जितना आपने पर्सनल पर्पस के लिए खर्च कर दिया है। हाँ, लेकिन अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च किया है तो फुल्ली एग्जम्प्ट रहने वाला है, कोई डाउट नहीं है इसमें। डन है क्या? चलते हैं आगे नेक्स्ट के ऊपर। सर कैटेगरी कौन सी है? अब जो कैटेगरी है वो है अलाउंसेस विच आर एग्जम्प्टेड अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, है ना? क्या क्या दे रखा है अप टू स्पेसिफाइड लिमिट के रिस्पेक्ट में? जल्दी बोलो सर, फटाफट से बता दो एक बार। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ध्यान है क्या? चिल्ड्रन एजुकेशन, सर चिल्ड्रन एजुकेशन तो ध्यान है हमारे को, एग्जाम्प्ट अप टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। सर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस एग्जाम्प्ट अप टू 300 रुपीज पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन। सर ट्राइबल एरिया अलाउंस हो या शेड्यूल एरिया अलाउंस हो या एजेंसी एरिया अलाउंस हो, ये सब एग्जाम्प्ट होंगे 200 रुपीज पर मंथ तक। कितने रुपए तक एग्जाम्प्ट रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं एग्जाम्प्ट 200 रुपए पर मंथ तक। अंडरग्राउंड अलाउंस, माइंस में काम करने वाले एम्प्लॉइज, उनके लिए एग्जाम्पशन मिली हुई होती है 800 रुपए तक की। 800 रुपीज विल बी एग्जाम्प्टेड, ठीक है? कितने रुपए? अंडरग्राउंड अलाउंस के रिस्पेक्ट में 800 रुपीज तक में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट के ऊपर अगर मैं डिस्कशन करूं तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या बोल दिया अपने को जी बेटे? द ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर चर्चा करूं मैं बेहद आसान तरीके से बेटे, तो क्या चीज याद रखने योग्य बात है इसमें? जल्दी से बता दो आप मेरे को। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में हमको कुछ कुछ जो याद आ रहा है वो है पेड टू एम्प्लॉय हु इज एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और उसे क्या नहीं मिल रहा है सर? उसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और उसे डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है अपने कंसर्न से, तो 70% तक क्या मिलने वाली है आपको? 70% तक क्या मिल जाएगी? एग्जम्पशन ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और बी है मैक्सिमम लिमिट, जो क्या कह रहे हैं? 10,000 रुपीज पर मंथ, विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड, विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड। ठीक है, इसका थोड़ा सा स्केल कोशिश करें, अगर बढ़ता हो तो, नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है चलो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं अपने को? ये अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं सर? ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रिस्पेक्ट में ही बात कर ले हैं, तो बोलते हैं अपने को सिंपल सर, पेड टू द एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड, डेफ, डम, हैंडीकैप्ड, तो उस केस में क्या रहने वाला है सर? एग्जम्प्ट होगा 3200 रुपए तक, और ये होगा दोनों रिजिम में, ओल्ड हो चाहे न्यू हो, यानी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय हो, डेफ हो, डम हो या ब्लाइंड एम्प्लॉय हो, और उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा हो अपने एम्प्लॉयर से, तो उतना
जो उसको मिल रहा है 3200 रुपये तक की एग्जम्पशन मिलेगी, चाहे ओल्ड हो और चाहे न्यू हो, दोनों में सेम लिमिट है और दोनों में एग्जम्पशन है। लेकिन अदर कोई एम्प्लॉय आ जावे तो भैया फिर उस केस में एग्जम्पशन नहीं है, फिर तो फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है, फुल्ली बिल्कुल है। अच्छा सर, अगला कौन सा है? अगला है बेटे, अगर मैं बोलता हूँ अगले नेक्स्ट की तरफ, तो वो है हमारे लिए हाउस रेंट अलाउंस। सर हाउस रेंट अलाउंस HRA, हाँ HRA, HRA के लिए क्या बोल दिया है? HRA के लिए क्या बोल दिया? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% और 50% इन केस ऑफ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। और ये क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अदर सिटीज, 40% ऑफ सैलरीज इन केस ऑफ अदर सिटीज, विच एवर इज लेस विल बी एग्जम्प्टेड। उतने की आपको क्या मिल जाने वाली है? एग्जम्पशन मिलने वाली है। क्लियर है बात? अच्छा, कुछ नोट थे जो इसमें ध्यान देने वाले थे, और वो नोट्स क्या थे बेटे? ध्यान है क्या आपको कोई बात? सर पहला, सैलरी का मतलब होगा बेसिक प्लस DAF प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। फिर है नथिंग विल बी एग्जम्प्ट इफ एम्प्लॉय स्टेड इन हिज हाउस, कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, या तो वो खुद के घर में रह रहा हो या ऐसी जगह पे रह रहा हो, ऐसी जगह पे रह रहा हो, ऐसी जगह पे रह रहा हो जहाँ रेंट ही पे नहीं करना पड़ रहा हो। तो सर फिर वो तो बात समझ में आती है हमारे को कि जब रेंट ही पेड नहीं होगा तो एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी। तो क्या मिलेगी इसमें? एग्जम्पशन। ठीक है, ओके। फिर बोल रहे हैं एग्जम्पशन विल बी डिटरमाइंड सेपरेटली। ध्यान है क्या आपको? चार चीजों में अगर चेंज होता है तो एग्जम्पशन सेपरेटली डिटरमाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ HRA, अमाउंट ऑफ रेंट पेड, या अमाउंट ऑफ सैलरी और प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा बेटे? सेपरेट कैलकुलेशन करनी होगी, अलग अलग टुकड़ों के अंदर कैलकुलेशन करनी होगी। सर आप किसकी बात कर रहे हो? देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस तो चाहे ओल्ड हो और चाहे न्यू हो, दोनों ही सिचुएशन में पहले तो ये टैक्सेबल होने वाला है, दोनों ही केसेस में फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, चाहे ओल्ड हो और चाहे न्यू हो। ठीक है, और सभी एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल रहेगा, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो। सबसे पहले तो उसे ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनाएंगे, और फिर उसके बाद ओल्ड टैक्स रिजीमे में इसकी क्या मिल जाएगी आपको? डिडक्शन। ओल्ड टैक्स रिजीमे में आपको इसकी क्या मिल जाएगी? ओल्ड टैक्स रिजीमे में आपको इसकी मिलेगी डिडक्शन। वो हम डिडक्शन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, तो उसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। क्लियर है क्या बात? तो ये हमने एक छोटा एक रिकैप डाला है, बहुत छोटा सा, ज़्यादा समय नहीं लेना है, क्योंकि ताकि आप क्या है रोज के रोज छोटा छोटा रिवीजन करते जाएंगे तो बात बन जाएगी। हाँ, मैं एक और इसी के लिए सेशन लेकर के आऊँगा जिसमें हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हम वो डिस्कशन करने वाले हैं, हैं जी बेटे, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए वो डिस्कशन करने वाले हैं जो आपको एक क्वेश्चन सताता भी रहता है। सर एक क्वेश्चन कौन सा सताता है हमारे को? याद है आपको सबको? तो वो क्वेश्चन भी जो परेशान कर रहा है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है शायद वो लंबा सेशन हो, और नहीं होगा तो क्वेश्चन का एक सेपरेट पोर्शन हम डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर के आएंगे, उसका रिवीजन करेंगे। तो मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा दूं आप लोगों को, सभी सारी की सारी बातें क्विकली रिवाइज अगर मैं करवाता हूं बेटे, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ मुश्किलात नहीं होगी। मैं आपको बोलता हूँ वापस से सुनना, मैंने कहा सैलरी, सैलरी में सेक्शन है 15, चार्जिंग सेक्शन 15 क्या कहता है? या चार्जिंग सेक्शन 15 बस इतनी बात कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो इस हेड में टैक्सेबल कर दो, अदरवाइज नहीं। सर चार्जिंग सेक्शन ये इतनी बात भी कहता है कि ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर हो। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पर टैक्सेबिलिटी करेंगे। ड्यू और रिसीव्ड, अर्लियर का एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक जगह आके पिट जाता है, जिसको हम कहते हैं अरियर्स ऑफ सैलरी। वहां पे एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड होगा तभी टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
फिर आगे की अगर मैं बात करता हूं तो हमने पढ़ा बेसिक सैलरी, फोरगॉन ऑफ सैलरी, सरेंडर ऑफ सैलरी, सरेंडर सीजी को दी जा रही हो, फोरगॉन अदर देन सीजी को दी जा रही हो, सरेंडर का जितना पोर्शन सरेंडर किया एग्जम्प्ट, फोरगॉन अगर ड्यू होने से पहले कर दिया तो उतना पोर्शन एग्जम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। सर उसके अलावा फिर हमने बेसिक सैलरी के ऊपर बात करी। बेसिक सैलरी में तीन बेसिक बातें थी। बेसिक सैलरी का तीन बेसिक बातें क्या थी? सादा सैलरी हो, सिंपल सर, सादा सैलरी विद इंक्रीमेंट, और तीसरा ग्रेड पे के साथ में, ठीक है। ये तीनों में दो बातें हो सकती है, या तो सेम मंथ में ड्यू रहो या अगले महीने में ड्यू हो। सेम मंथ में ड्यू होगा तो अप्रैल टू मार्च, और अगले महीने में ड्यू हो रही होगी अगले महीने की कोई भी तारीख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। तो ऐसे केस में क्या होने वाला है, जल्दी बोलिए सर। ऐसे केस में मार्च टू फेब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करने वाले। बाकी फिर अलाउंसेस की बात करी, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस अपने आप में एक लिस्ट है। ये जो एक लिस्ट है, एग्जॉस्टिव क्या कहूँ मैं, इंक्लूसिव क्या कहूँ मैं, एक लिस्ट है। यानी मैं अगर बोलूँ एग्जम्प्टेड वाला, फुल्ली एग्जम्प्टेड वाला, या एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट वाला, इसको मैं थोड़ा साइड में रख दूं। इनके अलावा वाले जितने भी अलाउंसेस होंगे वो सब क्या होंगे, फुल्ली, बिल्कुल टैक्सेबल। अच्छा एक चीज बोलता हूँ, जब आप मॉड्यूल पढ़ते हो ICAI का, तो वहां पे कुछ और अलाउंसेस दे रखे हैं ये स्पेसिफाइड लिमिट वालों में। बेटे उसको मत याद रखिएगा, क्योंकि वो इस एरिया स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड है। इतना एरिया होगा तो ये एल्टीट्यूड होगा तो ये एल्टीट्यूड, ये हाइट, ये सी बेड से हाइट, ये सब चीज़ों का है वहाँ पे। तो मैं ऐसी सिचुएशन में, हमारे मॉड्यूल ने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया तो आप कहाँ से मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन निकाल लाओगे? उसमें है ही नहीं। तो फिर आप, तो क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए टेंशन मत लो, इग्नोर कर दो, ठीक है। तो मॉड्यूल में जो कंटेंट काम का है बस उतना पढ़िए, वो ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल ज़रूर पढ़ते रहिए, ठीक है। जब अब मैंने आपको एक कंप्लीट कर दिया है, अब आप अपना चार्जिंग सेक्शन 15 अपने मॉड्यूल से रिवाइज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अलाउंसेस को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो बस इतनी सी बात थी, छोटा सा सेशन। इतने ही छोटे छोटे सेशंस रख करके हम अपने चैप्टर दर चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, इजी हो जाएगा काम। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।